कैसा लगता है ये देख के यार, अवार्ड लेटर, वो भी CSIR का, और वो भी डायरेक्ट SRF। सो यस, ये मैंने अप्लाई किया था 2013 में, और दिस इज़ माय अवार्ड लेटर। बहुत अच्छा लगता है यार देख के जब ये लिख के आता है ना, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड एंड द ड्यूरेशन फॉर दिस अवार्ड एंड दिस इज़ द कंडीशन यू कैन इनिशिएट। माय गुडनेस, जब ये डिपार्टमेंट पहुंचता है तो और भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी अगर चाहते हो डायरेक्ट SRF लेना PhD में, और इस टाइप का एक CSIR से अवार्ड लेटर लेना, तो इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनना, क्योंकि CSIR ने अपना SRF का एप्लीकेशन ओपन कर दिया है आज से। और अभी बहुत सफिशिएंट टाइम है आपके पास कि एक सक्सेसफुल एप्लीकेशन फिलअप करो। एंड आई विल टेल यू ऑल द हर्डल्स जो आपको पढ़ने वाली हैं। तो इंस्ट्रक्शंस को लाइटली मत लेना, बिकॉज हर इंस्ट्रक्शंस में ना एक कैच छुपा हुआ है। तो बहुत ध्यान से उसको सुन के उसको प्रोसीड करना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, डायरेक्ट SRF। So this is the website CSIR HRDG.res.in। आप वेबसाइट पे स्क्रॉल करोगे तो आपको ये एक रनिंग बार दिखेगा, जिसके अंदर वुमेन साइंटिस्ट स्कीम एस्पायर जो पहले से चल रही है EMR के अंदर, वो मिलेगी। और उसके बाद आपको मिलेगा डायरेक्ट RA और SRF का इनविटेशन। देखो, एक ही एप्लीकेशन होता है, मैं आपको क्लियरली बता दूं। यहाँ पे आपको डायरेक्ट SRF मिलती है, और आप RA शिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो ड्यूरिंग PhD और आफ्टर PhD। तो चलिए, दिस इज़ द लाइन। 18 अप्रैल से 26 मई इज़ द लास्ट डेट। तो इंस्ट्रक्शंस को चलिए ध्यान से सुन लेते हैं यार। कोई भी इंस्ट्रक्शंस लाइटली मत लेना, बिकॉज लिखा हुआ तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, बट उसके मीनिंग बहुत ज़्यादा है। बिकॉज मैं आपको बता सकता हूँ कि किस पॉइंट पे ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है, और आपको किस तरीके से इन्फॉर्मेशन देनी है सो दैट कि एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। गॉट इट? तो चलिए इसको देखते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड। कोई फीस नहीं होती SRF अप्लाई करने के लिए, एक भी पैसा नहीं लगेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी एंड योर स्टेट। ठीक है, आप कहीं भी हो, कैसे भी हो, हर जगह से ये फेलोशिप अप्लाई कर सकते हो। यूनिवर्सिटीज़ में हो, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में हो, IITs में हो, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में हो, गवर्नमेंट रिसर्च इंडस्ट्री फर्म में हो, या कोई भी और रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन में हो, आप इसको अप्लाई कर सकते हो उस जगह से एज़ पर द एलिजिबिलिटी और जो उसके रूल्स हैं। तो चलिए बहुत ही ध्यान से सुनना, मैं सिर्फ रेलिवेंट पॉइंट डिस्कस करूँगा। मैं इसको रीड आउट करने के लिए नहीं हूँ, मैं आपके पॉइंट्स जो दिमाग में है उसको क्लियर करने के लिए इसको डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, SRF सीनियर रिसर्च फेलोशिप। सो सबसे पहले आप यार इसको देखो कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, कि मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ इसको देखने के बाद भी, एट द एंड मोमेंट यू गाइज विल बी कन्फ्यूज कि यार सच में मेरी एलिजिबिलिटी बन रही है कि नहीं। तो मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाऊंगा। देखो, वीडियो लंबा हो सकता है, बट ईच एंड एवरी पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करियर। सो प्लीज़ बी विद द वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन जस्ट टेक्स्ट मी। देखो, इसेंशियल क्वालिफिकेशन उसके अंदर है MSc। तो अगर आप MSc हो, BE हो या BTech हो, तो मिनिमम आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, एंड 1 पब्लिकेशन इन साइंस साइटेशन इंडेक्स जर्नल। यहीं पे सबका दिमाग ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं सारे डाउट्स क्लियर करता हूँ। एंड शुड हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 2 years ऑफ पोस्ट MSc रिसर्च एक्सपीरियंस एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन और एविडेंट फ्रॉम द फेलोशिप और फ्रॉम द डेट ऑफ PhD रजिस्ट्रेशन। देखो, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। अगर आपने MSc कर रखा है तो मिनिमम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। फिर आपने अगर MSc के बाद कोई प्रोजेक्ट ज्वाइन किया या कहीं पे भी रिसर्च कर रहे हैं, मतलब आपको रिसर्च का एक्सपीरियंस है, तो वो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए MSc के बाद, तब आप इसमें एलिजिबल हो। प्लस एक पब्लिकेशन SCI इंडेक्स जर्नल के अंदर, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। या फिर अगर आपने PhD ज्वाइन कर लिया है तो एटलीस्ट आपके PhD में 2 साल कंप्लीट होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो। अगर आपने MSc कर रखा है तो अब कुछ लोग बोलेंगे यार मेरा पेपर तो सर पब्लिश है, बट आई डोंट नो दैट वेदर दिस इज इन SCI इंडेक्स्ड और नॉट। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा इस वेबसाइट पे जाना है।
वेब ऑफ साइंस मास्टर लिट। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको दोबारा सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। आपको क्या करना है, सिंपल बता रहा हूँ, जर्नल मास्टर लिस्ट वेब ऑफ साइंस, ठीक है, इतना लिख देना बस गूगल पे, जर्नल मास्टर लिस्ट। जो पहला लिंक आएगा उसको ओपन कर लेना, आँख बंद करके, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और जिस भी जर्नल में आपका पेपर पब्लिश है उस जर्नल का ISSN नंबर ले लेना यार, वो तो ले लोगे ना, 2 नंबर होते हैं, एक ऑनलाइन और एक ठीक है, पब्लिश वाला। तो कोई भी ISSN नंबर ले लेना और यहाँ पे पेस्ट कर देना वो नंबर, इस तरीके का 4 डिजिट का नंबर होगा। देन उसके बाद उस पर सर्च जर्नल कर लेना। अगर तुम्हारी जर्नल का नाम यहाँ पे आ रहा है देन योर पेपर इज़ SCI इंडेक्स, ठीक है। ये देखो, साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड भी है तब भी चलेगा। अगर इस सर्च में वो नंबर आ रहा है देन इट इज़ फाइन, यू आर एलिजिबल फॉर दैट। गॉट इट? पॉइंट्स इज क्लियर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सो ये तो बात हुई MSc की। अगर आपने MSc कर रखा है, BE और BTech किसी भी सब्जेक्ट से है, देन दिस इज़ योर एलिजिबिलिटी। अगर आपने ME और MTech कर रखा है तो यार पब्लिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं, 60% मार्क्स के साथ आप एलिजिबल हो जाते हो। सिमिलरली BE और BTech कर रखा है तब भी पब्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है, मगर 60% मार्क्स और 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। MBBS BDS वाले 60% मार्क्स और 1 साल की इंटर्नशिप के साथ अप्लाई कर सकते हैं। B फार्मा वाले 55% मार्क्स, 1 पब्लिकेशन और 3 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस। देखो वेरी कर रहा है बिकॉज ये प्रोफेशनल कोर्स है तो उनको डायरेक्टली अप्लाई करने को दे रहे हैं, मगर 3 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस चाहिए और 55% मार्क्स होने चाहिए। M फार्मा वाले 55% मार्क्स, 1 पब्लिकेशन और 1 साल रिसर्च एक्सपीरियंस, या फिर PhD में 1 साल। जैसे MSc में 2 साल था वैसे यहाँ 55% मार्क्स, 1 पब्लिकेशन और 1 ईयर। तो वो मेरा केस था, मैंने PhD में मुझे 1 साल हुआ था, पब्लिकेशंस बहुत सारे थे, 55% मार्क्स और M फार्मा, सो मैंने अप्लाई किया था। गॉट इट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जो लोग को PhD अवार्ड हो चुकी है, सबमिट कर चुके हैं, वो लोग इसमें एलिजिबल नहीं हैं, अप्लाई मत करिएगा। और जो लोग RA के लिए एलिजिबल हैं वो SRF के लिए बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए वो उसको रिजेक्ट कर देंगे। सो प्लीज़ बी केयरफुल। देखिए एम्प्लॉयड कैंडिडेट्स, अगर आप कहीं JRF कर रहे हो, किसी टेम्परेरी पोजीशन पे प्रोजेक्ट में JRF कर रहे हो, तो आपको एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कि इफ़ यू विल गेट द SRF देन यू हैव टू resign from the current job, otherwise the application will be rejected if undertaking is not enclosed। तो आप जब भी application send करेंगे you will send along with an undertaking that currently you are working, but once you will get the job you will resign from the job before taking up or before activation of this fellowship, because यार ये regular job है तो वो लोग कभी भी नहीं चाहते। अब बात कर लेते हैं स्टाइफंड की। तो देखो पैसा तो सेम है जो सब जगह है, 35,000 पर मंथ, 20,000 कंटीजेंसी ग्रांट मिलेगा। और ये ख़त्म कब होगी? जब आपका PhD वाइवा वॉइस हो जाएगा। PhD सबमिशन पे ये ख़त्म नहीं होगी जब तक आपका वाइवा नहीं हो जाता फाइनल, मतलब आप डिपार्टमेंट से फ्री नहीं हो जाते, तब तक ये फेलोशिप आपको मिलने वाली है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब देखो इसने काफ़ी कुछ हाईलाइट कर रखा है। सो द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि ये इनिशियली 2 साल के लिए देते हैं, और अगर आप एक्सटेंड करने की रिक्वेस्ट करते हो तो एज़ पर योर वर्क जस्टिफिकेशन होना चाहिए, और असेसमेंट कमिटीज़ को देखेगी कि आपने जो काम किया आप 1 साल क्यों एक्सटेंड करना चाह रहे हो। सो दैट डिपेंड ऑन दैट, ओके। और फाइनली अगर आपने 3 साल 5 साल JRF ले रखा है तो आप 2 साल से ऊपर कभी नहीं ले पाओगे, इसको एक्सटेंड नहीं होगी, क्योंकि SRF और JRF का टोटल टेन्योर 5 साल का होना चाहिए। सो दैट डिपेंड, अगर आपने 5 साल ले रखा है JRF SRF, फिर आप सोचो SRF अप्लाई कर दूं, तो मत करना। हमारे बैच के कई लोगों ने, ऐसे लोग थे जो लोग SRF भी ख़त्म कर चुके थे उसके बाद इसको अप्लाई कर रहे थे, नहीं मिलेगा, तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा, आप कितना भी यूनिक अप्लाई कर लो। गॉट इट? नाउ रिसर्च एसोसिएट को मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ, एज लिमिट पे आ जाओ। देखो SRF की एज लिमिट है, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है यार। अब तुम लोग ये देख लो, देखो 32 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है, बट अगर आप कैटेगरी में हो तो आपको 5 साल रिलैक्सेशन मिलेगा।
एंड वुमेन कैंडिडेट्स को भी मिलेगा। और ओबीसी अगर नॉन क्रीमी लेयर में हो तो 3 साल, यानी विमेंस की जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी 32 + 5, 37 ईयर्स इज द लास्ट मैक्सिमम एज लिमिट। नाउ सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा? आपको अपने एकेडमिक रिकॉर्ड, एक्सपीरियंस और असेसमेंट के बेसिस पे आपने क्या काम किया है, क्या करने वाले हो, ये सारी चीज़ें अप्लाई करने के बाद दे विल मेक अ लिस्ट, शॉर्ट लिस्टिंग, एंड दे विल कॉल फॉर यू इंटरव्यू। बहुत ही ट्रिकी होता है, वो भी डिस्कस करूँगा, मगर अभी इंस्ट्रक्शन डिस्कस कर लें बिकॉज आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, आप लोग कमेंट करिएगा कि अगर आप इंटरव्यू में मेरे को बहुत एक्सपीरियंस सुनना चाहते हो तो मैं बिल्कुल शेयर करूँगा, मैं आपको गाइड भी करूँगा। गॉट इट। अब आ जाते हैं, एनवायरमेंटल साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, वो अपना कोड डालेंगे ENVIRON32 एंड दीज आर द टॉपिक्स अंडर विच यू कैन अप्लाई। तो ध्यान रखना, ये टॉपिक मज़े के लिए नहीं दे रखे हैं, ये टॉपिक इसलिए दिए जिससे कि आप इस पर प्रपोजल बनाओ एक बहुत अच्छा सा। नाउ अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करोगे तो STS 71 मैंने इसी में किया था। तो दीज आर द टॉपिक्स जिसके अंदर आप कर सकते हो। एक स्टूडेंट एक ही एप्लीकेशन भरेगा, वो सोचेगा 2 प्रपोजल डाल दूँ, रिजेक्ट हो जाएगा। सो प्लीज़ बी केयरफुल, ऐसा मत करना। ट्रांसडिसिप्लिनरी में करना चाहते हो तो वहाँ भी कर सकते हो, बट एक ही प्रपोजल 2 जगह मत फिल करना। ये मत सोचना यार फ्री है तो फिल कर देता हूँ, रिजेक्ट हो जाएगा। अब देखो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका रिसर्च एक्सपीरियंस अनकाउंटेबल पीरियड है, मतलब आप सोच रहे हो कि यार मैं काम तो कर रहा था बट मुझे एक्सपीरियंस दिया है 6 महीने बाद, तो वो अगर 1 साल 4 महीने या 1 साल 6 महीने या मतलब 4 महीने कम हो रहा है, 1 साल 10 महीने भी हो रहा है, तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। आपके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी टेस्टिमनी लिख दे कि इसने पिछले 1 साल से हमारे लैब में ये काम किया है। ये काम किया है करना इज़ नॉट एन एक्सपीरियंस, आपका एक्सपोजर है वो आपको अंडरटेकिंग दे रहे हैं, एक टेस्टिमनी लिख के दे रहे हैं कि ये चीज़ें जानता है और ये लैब में आ रहा था, बट दैट वाज नॉट द पोजीशन, दैट वाज नॉट द एक्सपीरियंस। तो बी केयरफुल। देखो, नो टेस्टिमनी विल बी एक्सेप्टेड एज अ प्रूफ ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस। ध्यान रखना, ये चीज़ लोग बहुत लाइटली लेते हैं और सोचते हैं कि हम लिख देते हैं, रिजेक्ट होगा, गारंटी रिजेक्ट होगा। और सब कुछ अप्लाई करना है ऑनलाइन, डेट ऑफ इंटरव्यू चेंज नहीं होगी, उन्होंने सिंपल क्लियरली बोला है। आपका गाइड आपके रिलेशन में नहीं होना चाहिए और कोई भी इंटरिम इंक्वायरी नहीं होगी, कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। सो दीज आर द मेजर इंस्ट्रक्शन। अपने आप को रजिस्टर कर लेना प्रॉपरली विथ प्रॉपर ईमेल आईडी। कोई भी गड़बड़ की करस्पॉन्डेंस में या फिर किसी भी डेटा में तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। एप्लीकेशन फिल करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेना। उस डॉक्यूमेंट्स में क्या होगा, फ़ोटो, सिग्नेचर, एज ऑफ प्रूफ, कंबाइंड डॉक्यूमेंट D फाइल में आप सेव करना ये सारी चीज़ें, क्वालिफाइंग, परसेंटेज मार्क्स, कन्वर्जन, PhD रजिस्ट्रेशन अगर है तो, फिर कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये भी सब एक ही में कर लेना जितना भी एक्सपीरियंस है। देन कंबाइंड डॉक्यूमेंट्स एंड कंबाइंड डॉक्यूमेंट दिस फर्स्ट पेज ऑफ मैक्सिमम 3 बेस्ट रिसर्च पेपर। अगर आपके पास कई सारे रिसर्च पेपर हैं तो फर्स्ट पेज, सिर्फ फर्स्ट पेज जिसमें एब्स्ट्रैक्ट और डिटेल रहती है, 3 बेस्ट पेपर का एक सिंगल PDF बना लेना और उसको अपलोड करना। देखो, अंडरटेकिंग ये है, कैंडिडेट डिक्लेयर करेगा, फिर प्रपोज रिसर्च सुपरवाइज़र डिक्लेयर करेगा, फिर अटेस्टेशन होगा हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से। मैं बता रहा हूँ ये सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। एक भी डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हुआ ये तुरंत रिजेक्ट करते हैं। सो प्लीज़ बी केयरफुल। देखो, सब्जेक्ट कोड है, आप अपना सब्जेक्ट कोड ज़रूर देख लें। जैसे मेरा था मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज, MEDEC 11। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आपके सब्जेक्ट कोड के बेसिस पे ही कंपटीशन होगा। कितने लोग इस सब्जेक्ट में, जैसे लाइफ साइंस में सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस आते हैं, सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है इसके अंदर, ठीक है। जनरल बायोलॉजी, केमिस्ट्री में भी देखो अलग अलग है। तो आप कौन सी केमिस्ट्री में हो, कौन से इंजीनियरिंग में हो, एनवायरमेंटल में हो, फिजिक्स में हो, STS में हो, ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च में हो, ये ध्यान से देखने के बाद ही अपना कोड सेलेक्ट करना जब आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करोगे तो। सो देखो, ये थे बेसिक इंस्ट्रक्शंस। इसके बाद हम एक एक सेशन लेंगे, डिपेंड ऑन योर कमेंट्स कि कौन कौन सीरियसली इंटरेस्टेड है रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट, क्योंकि वो है
रिगार्डिंग योर एप्लीकेशन, योर स्टेटस कि आपको क्या डाउट है, सारे डाउट क्लियरिंग सेक्शन भी करेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगा इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करनी है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस इंटरव्यू को ना पीएचडी इंटरव्यू और जॉब इंटरव्यू की तरह लाइटली मत लेना। इतना बड़ा पैनल होता है ना कि वाट लगा देता है कैंडिडेट की, वहाँ पे बहुत ही टफ होता है, आई एम टेलिंग यू। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। प्लस सबसे पहले आप एप्लीकेशन प्रॉपरली साइन इन कर लो, फिर प्रपोज़ल को अपलोड करना। किसी को डाउट हो तो यू जस्ट सेंड मी द प्रपोज़ल फॉर द रिव्यू, बट आप मेरे से ये बोलो कि मैं एक दिन में प्रपोज़ल बना दूंगा, दैट इज़ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल टास्क। मेरे को भी टाइम चाहिए। जो लोग सीरियसली चाहते हैं और अगर रेलिवेंट प्रपोज़ल है मेरे फील्ड का या मेरे निश का, तो मैं डेफिनेटली उनको हेल्प करूंगा। आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करो, विल डिस्कस। जितना भी पॉसिबल होगा मैं मैक्सिमम सजेशन आपको ज़रूर से ज़रूर दूंगा बिफोर द फाइनल डेट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द CSIR डायरेक्ट SRF एडवर्टीजमेंट, जिसका हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। किसी को RA के बारे में पूछना हो तो वो भी पूछ सकता है, मैं नेक्स्ट उसमें डिस्कस कर लूँगा। अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लिसनिंग एंड गिविंग मी सपोर्ट एंड ट्रस्ट। क्योंकि यार तुम लोग ट्रस्ट अगर नहीं दोगे तो मैं बिल्कुल भी एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाऊंगा। एंड आई सीरियसली बिलीव किया जितने लोग भी मैं जिनको इन्फॉर्मेशन देता हूँ दैट इज़ मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड एंड रियल। तो थैंक यू सो मच फॉर योर ट्रस्ट। मैसेज ड्रॉप करो, ठीक से अप्लाई करो, जो भी डाउट हो क्लियर करो। सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन तुम्हारे लिए आने वाला है। हैव अ नाइस डे।